हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंक लैब। तो इस वीडियो में हम आपके लिए सीटेट के ईवीएस की मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें हम टोटल 200 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी, और सीटेट एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन कर रहा है? तो इसमें देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया। और सेकेंड है, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। थर्ड है, लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलें। फोर्थ है, विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। तो देखिए, फर्स्ट वाले में आपको किसी भी तरह का लिंग की ओर इशारा नहीं किया जा रहा है, तो ये वाला आपका लिंग पूर्वाग्रह को नहीं दर्शा रहा है। सेकेंड वाला, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, तो देखो इसमें लड़कों की तरफ, इसमें एक लिंग की तरफ जो है इशारा किया जा रहा है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन ही आपका आंसर है, क्योंकि इसमें लिंग पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल के निर्माण हेतु सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है? तो सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। तो लिंग रूढ़िबद्धता आपको दिखाना है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही देखिए, यहाँ पे लिंग की तरफ अलग अलग दिखाया जा रहा है। लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं, तो देखिए इसमें लड़कियों की तरफ लिंग का जो पुरानी उनकी रूढ़िबद्धता चीज़ें हैं वो दर्शा रही हैं, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसले अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है? तो देखिए, इसमें नर चिड़िया क्या करता है, घोंसले बनाता है, और मादा चिड़िया क्या करती है, उन सभी घोंसलों में से सबसे सुंदर घोंसले चुनती है। तो इस चिड़िया को क्या कहा जाता है? तो इस चिड़िया को आपके कहा जाता है जुलाहा चिड़िया या बया चिड़िया। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कीट समूह में रहते हैं? उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं। तो देखिए, कीट आपके कौन से समूह में रहती हैं? तो ततैया आपका समूह में रहता है, दीमक और चींटियाँ। चींटियों को आपने देखा होगा कि समूह में ही अक्सर रहती हैं, और दीमक भी आपके समूह में रहता है, ततैया। इसलिए सेकेंड ऑप्शन इसका आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूलों की पहचान कीजिए। तो देख लेते हैं। पहला, यदि यह केवल रात में खिलते हैं। बी, औषध बनाने के काम में लाया जाता है। सी, रंगाई के काम में लाया जाता है। डी, पूरे वर्ष भर खिलता है। और ABCD है क्रमशः। तो इनमें आपको बताना है, रात में, केवल रात में खुलते हैं, तो ये इसे रात रानी कहा जाता है। औषध बनाने के काम में लाया जाता है, जो उसको गुड़हल कहा जाता है। और रंगाई के काम में लाया जाता है, उसे गेंदा वो होता है। और पूरे वर्ष भर खिलता है, तो वो गुलाब रहता है। तो सेकेंड ऑप्शन रात रानी पहले ए के लिए है, बी आपका गुड़हल है, और सी आपका गेंदा है, डी गुलाब है। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल रानी मक्खी अंडे देती है। तो केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। अगला है, श्रमिक मक्खी नर मक्खी होती है। थर्ड है, छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। फोर्थ है, छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से आंसर आपके करेक्ट है। और नहीं वाला पूछा गया है, तो नहीं वाला ही हमको ढूंढना है। तो देख लीजिए, इसमें कहा गया सेकेंड वाले ऑप्शन में श्रमिक मक्खी नर मक्खी होती है। तो देखिए, श्रमिक मक्खी नर मक्खी नहीं होती हैं। जो है अन्य मक्खियाँ होती हैं वो श्रमिक मक्खी होती हैं, इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? तो आपके समूह फल को चुनना है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का? आलू, बैगन, आम, केला, बैगन, मूली, टमाटर, केला, अदरक।
केला, भिंडी, आलू। तो देखिए इसमें कोई भी पूरा समूह आपका फल का नहीं दिखा रहा, इसलिए इसमें कोई भी आपका आंसर करेक्ट नहीं है। सीटेट के ऑफिशियल आंसर की भी इसमें इस क्वेश्चन के कोई भी आंसर नहीं दिया है, तो इसलिए इसमें कोई भी आंसर आपका करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं है वाला आपको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सेकेंड है बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। थर्ड है ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है। फोर्थ, इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। तो इसमें आपको नहीं वाला बताना है। तो सेकेंड ऑप्शन बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है, ये आपका गलत है। बावड़ियों का जल पीने के लिए भी उपयोग किया जाता है, तो सेकेंड आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाती हुए कई सुरंगों से गुजरती है। सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं? तो अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की तरफ जाने के लिए आपको पहाड़ियों में कौन सी सुरंग आती है इसको बताना है। तो आपका पश्चिमी घाट का सुरंग जो है पहाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की तरफ जाने में आती है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? तो हाथियों वाला देख लेते हैं। पहला ए दिया है हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं, तो ये तो करेक्ट है। उसमें केवल मादा हाथी होती हैं और मादा हाथी जो रहते हैं जो है नर हाथी रहते हैं उसमें केवल वो बच्चे ही रहते हैं नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। तो इसमें आपको बताना ए सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है आपका, क्योंकि नर हाथी चारों ओर घूमते हैं इसका जो बताया गया है इसमें ए से कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन के स्तर के बारे में बताया गया है। तो पहले अमन का हीमोग्लोबिन आपका 8 है, राधिका का 10 है, सुरजीत का 14 है, मारिया का क्या है 6 है। तो इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया की कमी है? तो आपको बताना है। तो देखिए जिनका हीमोग्लोबिन 12 से कम रहता है उनमें रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया की जो है बीमारी रहती है। तो देखिए अमन का भी हीमोग्लोबिन 12 से कम है, राधिका का भी कम है और मारिया का भी आपका 12 से कम है, केवल सुरजीत का 12 से अधिक है। तो इनमें तीनों ही आंसर अमन, राधिका, मारिया, तो अमन, राधिका और मारिया फोर्थ ऑप्शन में दिया है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिड़ियों की आँखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए दिया गया है सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं, और सेकेंड दिया है चिड़ियों 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं। तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही है। तो देखिए इसमें दोनों ही आपका गलत है, S1 और S2 दोनों गलत है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाघों के निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं? तो नहीं करती हैं नहीं वाला। तो इनमें संवेदनशील गल मुच्छे, तो उनकी जो मूछें होती हैं संवेदनशील होती हैं, तो ये तो उन्हें उनकी शिकार खोजने में उनकी मदद करती है। विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, जोर की गर्जना, और 4 है सुनने का तीव्र आभास। तो इसमें आपको कौन सी अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती है?
तो जोर की गर्जना जो है उन्हें शिकार खोजने में और आगे बढ़ने में कोई हेल्प नहीं करता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें मिलाना है, निम्नलिखित का सही मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, तो ये आपका जिम कॉर्बेट वाला आपका उत्तराखंड में है, तो ए का सेकेंड। काजीरंगा आपका असम में है, तो बी का 1 हो गया। रणथंभौर आपका गुजरात और राजस्थान में है, तो ये राजस्थान से हो गया। गिर राष्ट्रीय पार्क आपका गुजरात में है, तो ये गुजरात हो गया। तो ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का जो है फोर्थ और डी का थर्ड, तो ये आपका आंसर नंबर सेकेंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर ले जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, बच्चों में पशुओं को पालने की कौशल को विकसित करना। तो देखिए इसमें वैसे तो चारों ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि चारों ही सही लग रहा है, लेकिन जो आपका सबसे बेस्ट होगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें सबसे बेस्ट आपका कौन सा है। तो सबसे बेस्ट है आपका वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, ये थर्ड वाला आपका सबसे बेस्ट है, इसलिए थर्ड आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है, तो पहला है प्रदर्शन कौशल, सेकेंड है अवलोकन कौशल, थर्ड है रचनात्मक कौशल, फोर्थ है श्रवण कौशल। तो इसमें कौन सा कौशल आपका नहीं दिखा रहा है, प्रदर्शन कौशल, इसमें कोई चीज़ प्रदर्शित नहीं किया जा रहा, खोज किया जा रहा है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं, तो समस्या समाधान के गुण आपको बताना है। तो सृजन, चयन, भाषण, लेखन। तो समस्या समाधान में आपका सृजन हो जाएगा और चयन हो जाएगा, ए हो जाएगा बी, ए बी फर्स्ट ऑप्शन, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा है, तो औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, तो परिभाषा जहाँ कहीं आ जाए वो आपका ऑप्शन गलत रहता है। अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन है बच्चे के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वह समझ ना पाए, तो ये भी गलत होगा। बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, यस, बच्चों के दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वह सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाते हैं, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा सहायक है, क्योंकि वह सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए, तो न्यूनतम महत्वपूर्ण आपको पहचानना है। तो पहला देख लेते हैं, विद्यार्थियों से परिचर्चा, कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना। तो सबसे न्यूनतम आपका पूछा गया, तो सबसे न्यूनतम आपका थर्ड, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए, तो क्यों बच्चों में पहेलियों को सम्मिलित किया जाता है, तो देख लेते हैं। विद्यार्थियों को मन को भ्रमित करने के लिए, तो भ्रमित करने के लिए नहीं किया जाता है, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करने के लिए, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करने के लिए, देखिए यहाँ भी भ्रमित आ गया तो ये भी नहीं होगा,
विद्यार्थियों को खेल खिलाना के लिए। तो यहाँ पे तर्क क्षमता विकसित करने के लिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं। किसके संकेतक हैं? विद्यार्थियों की जिज्ञासा के संकेतक हैं, विद्यार्थियों के समझ में अंतर के संकेतक हैं, शिक्षक की क्षमता के संकेतक हैं। तो आपको बताना है तो केवल विद्यार्थियों की जिज्ञासा के संकेतक हैं और विद्यार्थियों के समझ के संकेतक हैं। ए और बी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ईबीएस एक अंतःविषयक विषय है। ईबीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए। ईबीएस मुख्य जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। कक्षा 1 और 3 में ईबीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होनी चाहिए। तो आपको बताना है तो चयन गलत कथन को आपको चुनना, गलत वाला। तो गलत वाला आपका ईबीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। तो ये गलत है आपका, जैव विविधता के अध्ययन से नहीं जुड़ी है मुख्यतः। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आप? उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना, उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करना, उनको कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना। फोर्थ है उनको अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास के लिए देना। तो देखिए इसमें आपको औसत छात्रों को सबसे अच्छा शिक्षक क्या करेगा? उनके कमज़ोर पक्षों को ढूंढेगा, उसके बाद उनमें सुधार करने के लिए समाधान खोजेगा, फिर उसे लागू करेगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। तो पर्यावरण अध्ययन किसमें सम्मिलित है? औपचारिक शिक्षा में, अनौपचारिक शिक्षा में, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में, विद्यालयी शिक्षा में। तो इसमें आपका औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में सम्मिलित है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। तो कब जोर डालते हैं? संवाद पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर, पाठ्य पुस्तकों पर, प्रतिस्पर्धा पर। तो अच्छी समझ तब होती है जब शिक्षक संवाद पर जोर डालते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। उपाख्यानात्मक अभिलेख में उनमें से क्या नहीं होना चाहिए? तो क्या नहीं होना चाहिए? समस्या पर केंद्रित होना, निर्णायक होना, बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए? आपका निर्णायक नहीं होना चाहिए। तो केवल समस्या पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, ना ही निर्णायक होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ए और बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ईबीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा, अखबार होगा, फ्लैश कार्ड होगा, स्लोगन्स होगा, पोस्टर होगा। तो कौन सा सबसे उचित संसाधन होगा? अखबार आपका। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है, उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन सा ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है? तो कौन सा ज़्यादा कर रही है? सरिता आपका ज़्यादा उपयोगी रणनीति का प्रयोग कर रही है, क्योंकि वो खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखा रही है। देखिए यहाँ
सरिता क्या है, विद्यार्थियों के खेल के मैदान ले जाती है, उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है, यानी कि उन्हें खेल के माध्यम से सिखाती है। इसलिए सरिता क्या कर रही है, उचित रणनीति का प्रयोग कर रही है पर्यावरण की शिक्षा देने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान रख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं, सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं, नाचते हैं। यह कौन सा राज्य है? तो यह कौन सा राज्य है? मिजोरम। मिजोरम में क्या होता है, जब फसल पकती है तो वहाँ पे लोग त्यौहार मनाते हैं और वहाँ नाचते गाजते हैं और डंडियों को एक जो है जोड़ी में लेकर पीटते हैं, उनके बीच में लोग कूदते हैं, नाचते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं। खेजड़ी वृक्ष, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं। यह वृक्ष छायादार नहीं होती है। तो इसमें आपको इनकरेक्ट वाला बताना है। इनमें सही कथन है, सही वाला आपको बताना है। तो इसमें यह वृक्ष छायादार नहीं है, तो ये गलत है। और इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता, ये भी सही है। तो इसमें आपका इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप से द्वारा पीते हैं, तो ये वाला सही नहीं है। ए सही है, बी सही है, सी, ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। तो 3 पेट्रोलियम उत्पाद के समूह को चुनना है आपका। तो पहला है पेंट, प्लास्टिक और रेयान। एलपीजी, कोलतार, एथेनॉल, केरोसिन, डीजल, मैथेन। तो ये 3 सभी नहीं है। आपका पेट्रोलियम कौन से उत्पाद हैं? मोम है, कोलतार है, गैस है। तो उसी के फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो फिर से देख लेते हैं एक बार इसे। मोम आपका पेट्रोलियम उत्पाद है, कोलतार भी है, ग्रीस है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी एडवोकेट का घर यक्ष पर है और वह कोर्ट वाई पर स्थित है। एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है और इसमें अतः एडवोकेट पहले ए पे जाते हैं जो कि यक्ष के ठीक पूर्व में है और फिर 100 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है, 500 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है, 50 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर कोर्ट पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में है, 60 मीटर की दूरी पर। कोर्ट के सापेक्ष जो है एडवोकेट के घर की दिशा बतानी है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन सीटेट के ईबीएस में पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो चलिए बना लेते हैं। एडवोकेट का घर पहले ए पर जाते हैं, फिर जो कि ठीक पूर्व में है। तो पूर्व में हम देख लेते हैं। ए पर है जो कि यक्ष के ठीक पूर्व में। यहाँ पे यक्ष है आपका, तो यक्ष से ठीक पूर्व में चलते हैं ए पे। तो ए पे आ गए हम और कितनी दूरी पे? 100 मीटर की दूरी पे रहे, 100 मीटर की दूरी पे रहे। फिर वह बी पर जाते हैं जो कि ए के ठीक दक्षिण में है। तो ए के दक्षिण में है, थोड़ा नीचे हो गया, हम इसे दोबारा बना लेते हैं। चलिए दोबारा बना लेते हैं। एक्स यहाँ पे है आपका, फिर यहाँ से ठीक ए पे आए और जो 100 मीटर की दूरी पे रहे। फिर ए से ठीक दक्षिण में बी पे आए और बी क्या है? बी से ठीक पश्चिम
बी पर जाते हैं जो कि ए से ठीक दक्षिण में है और 500 मीटर की दूरी पर है, तो ये 500 मीटर की दूरी पर है। फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है, तो बी से पश्चिम की तरफ चलते हैं और बी से ठीक पश्चिम में है, 50 मीटर की दूरी पर है। सी क्या है? 50 मीटर की, सी यहाँ पे है, बी से पश्चिम 50 मीटर की दूरी पर। और अंत में वह वाई पर पहुँचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में है, सी के ठीक उत्तर में पहुँचते हैं। कितने दूरी पर? सी के ठीक उत्तर में ऊपर की तरफ जाते हैं वाई पे, और 60 मीटर की दूरी पर है, ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है। अब कोड के सापेक्ष एडवोकेट की घर की दिशा बतानी है, तो ये यहाँ पे एडवोकेट है, वाई ये घर है, तो यहाँ से वाई की यक्स की दूरी, वाई यहाँ पे वाई हो गया, वाई से यक्स की दूरी, आपकी दूरी नहीं पूछा गया, दिशा पूछा गया है। तो दिशा उत्तर की तरफ है और पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई लड़का वलसाड़ में से नागरकोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 17:23 बजे वलसाड़ से चलकर 14 सितंबर 2022 को 5 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2059 किलोमीटर है, तो ट्रेन की औसत चाल, तो चाल यहाँ पे आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले हमें समय निकाल लेते हैं कितने समय लगे इसे जाने में। तो पहले 12 सितंबर को ट्रेन में सवार हुआ, कितने बजे सवार हुआ? 17:23 बजे। फिर उसके बाद 14 सितंबर को 5 बजे नागरकोइल पहुँची। तो हमें कितना समय लगा? पहले 12 तारीख को आपका जो है 6.5 घंटे लगा। यहाँ पे देख लीजिए 17:30 से आपका 24 घंटे कितना हुआ? 6 घंटे, 6.5 घंटे। तो 6 घंटे 30 मिनट प्लस आपका 24 मिनट, 24 घंटे। और उसके बाद 13 तारीख को पूरा 24 घंटे चली और 14 तारीख को कितने घंटे चली? 5 घंटे, 5 बजे पहुँच गई है। तो अब टोटल कितना समय हो गया हमारा? तो ऐड कर लेते हैं इन सभी को। तो ऐड करने पर हमारा कितना आ गया? 35 घंटे 30 मिनट। तो 35 घंटे 30 मिनट आ गया। तो अब हमें दूरी भी पता है, तो अब चाल निकाल लेते हैं। चाल कितनी होती है? दूरी बटे समय। दूरी हमारी 2059 किलोमीटर और चाल क्या हो गई? समय कितना हो गया? 35.30। तो अब चाल निकाल लेते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो समय, अब दूरी हो गई 2059 किलोमीटर और आपका 35 किलोमीटर 30 मिनट। तो इसे हम डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना लगभग में पूछा गया है औसत चाल, तो आपका लगभग आ जाएगा 58 किलोमीटर। आप इसे डिवाइड करके देखेंगे तो खुद ही आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक विकल्प है? तो मिशन गंगा जल योजना आपको बताना है, तो कौन सा है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हैं। तो प्रोटीन समृद्ध स्रोत आपको बताना है, तो अंडे होते हैं, दाल, मछली। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अंडे, दाल, मछली ये तीनों ही प्रोटीन के समृद्ध स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो देख लेते हैं, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका अरुणाचल प्रदेश और पांडुचेरी। इसमें अरुणाचल प्रदेश आपका राज्य है और पांडुचेरी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। तो बंगाल की खाड़ी पर किसके समुद्र तट है? तो आंध्र प्रदेश के हैं, उड़ीसा के, तमिलनाडु के। इन तीनों ही राज्यों के
ये क्या होते हैं, समुद्र तट पर इनके समूह हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में 3 समीपवर्ती राज्य हैं। तो मध्य प्रदेश में 3 समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं आपके? उत्तर प्रदेश है, मध्य के समीपवर्ती राज्य छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित है? तो कौन सा रोग आपके मच्छरों द्वारा जनित है? मच्छरों द्वारा जनित रोग डेंगू है, मलेरिया है। तो बी और डी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पारितंत्र में निहित है। तो पारितंत्र में क्या निहित होता है? एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी। तो केवल आपका निगेटिव हो गया। अगला ऑप्शन है एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, ये भी निगेटिव है केवल, तो ये भी गलत है। एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। राज्य और नृत्य के सही युग्म का मिलान कीजिए। किस राज्य में कौन से नृत्य होते हैं? तो इसका हमें मिलान करना है सही वाला। तो आपका सही है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य होता है। तो ये आपका करेक्ट है। असम में आपका बिहू होता है, तो बुइये लिखा है, तो ये गलत है। तमिलनाडु में लावड़ी लिखा है, तो लावड़ी आपके महाराष्ट्र में होता है, ये भी गलत है। कर्नाटक में कथक लिखा है, तो कथक आपके जो है कर्नाटक में नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो इसलिए केवल फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर गैस नहीं है? तो पौधा घर गैस कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो आपका N2 आपका पौधा घर यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। ग्रीन हाउस गैस कौन सा होता है? CO2 होता है, N2O होता है और CH4 होता है। तो सेकेंड ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है। तो किस कहा जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है उसे, जो कि किसमें ओजोन की परत के संरक्षण के लिए किया गया था। तो आपका इसमें सेकेंड ऑप्शन मॉन्ट्रियल संलेख लिखा है, लेकिन इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। EBS में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। तो कौन से शिक्षक की सहायता करेंगे? विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में, EBS के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, C विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में, D EBS में विद्यार्थियों कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। तो इसमें आपका कौन सहायता करेगा? तो आपका B और D EBS शिक्षण के अधिगम के दौरान विद्यार्थी द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, EBS में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा या ज्ञात करने में। तो B और D आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है। तो कौन सा निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है? A शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, B शिक्षण में कमियों को पहचानने में, मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? हमको सही वाला बताना है। तो सही वाला आपका होगा A सही होगा। शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में और आपका शिक्षण में कमियों को पहचानने में, विद्यार्थियों की अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। तो A B D आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिक्षेपित शिक्षण सामग्री है? तो अपरिक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी होगी आपकी? चार्ट अपरिक्षेपित शिक्षण सामग्री है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? तो पहला ऑप्शन है वह विद्यार्थियों को प्रभावी पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। वह विद्यार्थियों को समाज में जल संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। तो इसमें आपका कौन सा सही उद्देश्य है? तो सही उद्देश्य वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईबीएस की पाठचर्या की रूपरेखा बनाई गई है, तो इसमें कौन सा है रूपरेखा? अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के समकालिक परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। तो आपका कौन सा होगा? अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में ईबीएस की पाठचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में ईबीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो किससे बचना चाहिए? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से, भूमिका निभाने से, कठपुतलियों के उपयोग से, समूह कार्य से। तो बचना किससे चाहिए? आपको निगेटिव वाला बताना है, तो हतोत्साहित करने से बचना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के लिए ईबीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। पहला है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक समान अंतरापृष्ठ प्रदान करने के लिए, दिलचस्प तरीके से ईबीएस सीखने के लिए, गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। तो इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो आपका तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए आपका करेक्ट होगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उप विषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है? उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया है। तो पहला है यात्रा, सेकेंड है आश्रय, थर्ड है कार्य और खेल, फोर्थ है पानी। तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट होगा? आश्रय, क्योंकि आश्रय से संबंधित, क्योंकि उन्होंने अपने घर को खो दिया है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ईबीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के विषय शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। तो उपयुक्त रणनीति क्या है? चर्चा है, सर्वेक्षण और चर्चा, साक्षात्कार, प्रयोग। तो कौन सा होगा आपका? सर्वेक्षण और चर्चा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव बताना है। तो प्रासंगिक अनुभव, अमूर्त अनुभव, वैश्विक से स्थानीय अनुभव, समावेशी अनुभव। तो कौन सा अनुभव है? प्रासंगिक अनुभव महत्वपूर्ण होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। एक ईबीएस शिक्षक समूह के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो कौन सा हिस्सा नहीं होना चाहिए? भागीदारी, नेतृत्व, सहयोग, हृदयबंदी, हदबंदी। तो कौन सा नहीं होना चाहिए आपका? हदबंदी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। निगेटिव वाला अगर नहीं पूछा गया है तो निगेटिव वाला आपको चूज करना है। तो फोर्थ ऑप्शन में हदबंदी निगेटिव है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय में से संबंधित त्यौहार मनाते समय बच्चों के
संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। तो कौन सा है? पहला है बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग करना, साक्षात्कार करना, सर्वेक्षण करना। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो आपको बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना आपका सबसे करेक्ट अवसर प्रदान कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ईबीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने के लिए में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? तो समूह चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, फिल्म शो। तो कौन सा प्रभावी होगा? समूह चर्चा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईबीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया गया है? तो कौन सा प्रक्रिया कौशल विकसित कर रहा है? अवलोकन कौशल, याद रखने का कौशल, दृश्य कौशल, पहचानने का कौशल। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका अवलोकन कौशल विकसित हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में ईबीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो किससे बचना चाहिए? समूह चर्चा से, स्कूल आधारित आकलन से, विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना, सामुदायिक स्थानों का भ्रमण से। तो किसमें निगेटिव वाला बताना है आपको? तो निगेटिव वाला विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देने से बचना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़कर वह 2.5 किलोमीटर जाती है। वह अपने घर से कितनी दूरी किस दिशा में है? तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं आपका यक्स है, जहाँ से राधा चलती है यहाँ यक्स उसका घर है। तो यहाँ से वो 2.5 किलोमीटर उत्तर जाती है, तो उत्तर चलते हैं 2.5 किलोमीटर। अब वहाँ से फिर बाएं मुड़ जाते हैं और 5 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से बाएं मुड़ गई और कितना चली? 5 किलोमीटर। फिर यहाँ से फिर से बाएं मुड़ जाती है और 2.5 किलोमीटर चलती है। तो देखिए यहाँ पे भी 2.5 किलोमीटर बाएं मुड़कर चली। अब वो अपने घर से कितनी दूर है, किस दिशा में है? तो यहाँ पे उसका यक्स घर है और यहाँ पे आप पहुँची है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी आपकी कितनी है? 5 किलोमीटर। तो यहाँ की इसकी भी दूरी 5 किलोमीटर होगी। और किस दिशा में? यहाँ पे पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। तो ये यहाँ पूर्व से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर है। तो थर्ड ऑप्शन घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भूनकर डाला जाता हूँ। तो सोचो सोचो कौन हूँ मैं? उपयुक्त पहेली में निम्नलिखित मसाले की पहचान कीजिए। तो कौन सा मैं है जो पतला है और दही और जलजीरे में भूनकर डाला जाता है? तो क्या है? वो जीरा है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य संगठक आपका मेथेन होता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन में सवार हुआ जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन से 12:30 बजे चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि इस अंतराल में ट्रेन 2296 किलोमीटर की दूरी चली तो इस ट्रेन का औसत चाल है। तो आपको चाल बताना है। चाल कितना हो गया? दूरी बटा समय। तो टोटल हम पहले समय निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 29 सितंबर को रेलवे स्टेशन के कितने बजे चली? 12:30 बजे। अब तो 29 सितंबर को और कितना समय, मतलब 12:30 बजे बैठता है तो 24 घंटे बाद कितना समय हो जाएगा? वो उसका 11:30 घंटा।
11.30 मिनट। फिर 30 सितंबर को टोटल 24 घंटे चला ट्रेन। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को 7 घंटे चला, 7 बजे पहुंचती है तिरुवनंतपुरम। अब टोटल समय कितना हो गया हमारा, इन सभी को ऐड कर लेते हैं। कितना हो गया आपका 24, 7, 31 और 11 40.30 मिनट। तो 40.30 मिनट यानी कि 42 घंटा 30 मिनट टोटल चली है ट्रेन। अब इसे दूरी कितनी तय करनी है, 2296 दूरी तय करनी है। तो अब चलिए निकाल लेते हैं औसत चाल हम। तो देखिए औसत चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो 2296 यानी कि दूरी बटा समय तो 42.30। इसे हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हमारा लगभग में कितना निकटतम मान निकालना है। तो निकटतम मान आपका कितना आया, 54 किलोमीटर आपका निकटतम आएगा। आप इसे डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका घर यक्ष और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है और यक्ष और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं आता। विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ए पर जाते हैं जो यक्ष के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है, और फिर बी पर जाते हैं जो कि एक के ठीक पूर्व में 25 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है, और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं सी के ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा है। तो आपकी घर की दिशा आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो पहले हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो पहले एक जगह हम बना लेते हैं। आपका ए यक्स है, एक्स से कितने दूरी चला, आपका घर अपने घर से चलता है यक्स से, तो ए पे चलता है। अब अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ए पर जाते हैं, तो यक्स से ए पे चलते हैं। फिर जो यक्स के ठीक उत्तर में है तो उत्तर की तरफ चला, तो ए पे पहुंच गया। फिर 60 मीटर की दूरी पर है, 60 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पूर्व में 25 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं बी पर, यहाँ पे 25 मीटर की दूरी पर है ये। फिर बी से हम कहाँ चलते हैं, सी पर जाते हैं जो कि बी से ठीक उत्तर में है 100 मीटर की दूरी पर। तो बी से ठीक उत्तर में ऊपर की तरफ 100 मीटर की दूरी पर सी है, तो सी पे पहुंच गए। यहाँ पे सी है, फिर 100 मीटर की दूरी पर, और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में है। तो सी के ठीक पश्चिम में चलते हैं, और कितनी दूरी है, 25 मीटर। तो 25 मीटर सी के पश्चिम में, तो ये दूरी और ये दूरी आपकी बराबर होगी क्योंकि 25-25 दोनों हैं। फिर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा, तो यहाँ पे विद्यालय हो गया और यहाँ पे यक्ष है। तो यहाँ से इस साइड में आपकी घर की दिशा किस साइड है, नीचे आपके दक्षिण की तरफ है, दक्षिण और ठीक दक्षिण में है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो कौन सी है, चील और गिद्ध जो है मनुष्य से 4 गुना अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले होने वाले 2 रोगों के युगल को चुनिए। तो 2 रोग कौन कौन से हैं आपके, चिकनगुनिया मलेरिया और डेंगू आपके
मच्छर जनित रोग हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर के मानचित्र से निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर, तो 1 cm बराबर आपका 950 मीटर। फिर उसके बाद पूछ रहा है, यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थलों की बीच मापी गई दूरी 19.2 सेंटीमीटर है, तो जो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी होगी, तो वास्तविक दूरी क्या होगी इन दोनों स्थलों के बीच? चलिए देख लेते हैं। 950 को हम अगर 19.5 से गुणा कर देंगे 19.2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर, फिर 19.2 सेंटीमीटर निकालना है, तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 18 किलोमीटर आ जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए अनुसार विवरण दिया है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती है और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कंटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। यह राज्य होना चाहिए, तो कौन सा राज्य होना चाहिए जहाँ पे वर्षा कम होती है और घरों की छतों को कंटीली झाड़ियों से बनाया जाता है और दीवारें क्या होती है, मिट्टी से लीपी पोती जाती हैं, तो ऐसा राज्य राजस्थान है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपका होगा श्रीनगर। चार चिनारी श्रीनगर में स्थित है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने से में अंतर कर सकता है। तो ये कौन सा जानवर है? आपका बाघ होता है। बाघ के सुनने की क्षमता बहुत ही तीव्र होती है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है? पहला है गेहूं का मूसला जड़ होता है, मक्का मूसला जड़, गाजर मूसला जड़, बांस मूसला जड़। तो आपका गाजर की मूसला जड़ होती है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए अभी रेगिस्तानी वाला क्वेश्चन आया था, यहाँ पे दोबारा आ गया है। चलिए देख लेते हैं। रेगिस्तानी ओक क्या होता है? यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है। यह वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भौम जल स्तर तक न पहुंच जाए। इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन में पर लिटा देने के बराबर होती है। या इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। इनमें सही कथन, आपको सही कथन बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें आपका सही कथन क्या है। तो सही कथन, यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालय के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भौम जल स्तर तक न पहुंच जाए। तो ए बी सी सही है, डी आपका गलत है और ई भी आपका गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में पकी मछली का खाना पसंद करते हैं? तो सरसों के तेल में कहाँ के लोग पसंद करते हैं? कश्मीर राज्य के लोग सरसों के तेल में पकी मछली खाना पसंद करते हैं। तो आपका
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपाख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं तो किस लिए प्रयुक्त होते हैं? बच्चों की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, बच्चे के विषय में निर्णय लेने में, समस्याओं की स्थिति में बच्चों को समाधान प्रदान करने में, बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में। तो कौन सा उपाख्यान मूलक है आपका? तो यहाँ पे आपका उपाख्यान मूलक बच्चों की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में और बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में। ए और डी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4th के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है। तो आस्था क्या जानना चाहती है? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना चाहती है, कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचानना चाहती है, अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशलों के विद्यार्थियों को पहचानना, विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना। तो बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानना चाहते हैं क्योंकि वो पहले 2 छोटे छोटे प्रश्न पूछ रही है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है, तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, आकलन अधिगम के रूप में, अधिगम के दौरान आकलन। तो इसमें आपका क्या किया जा रहा है? अधिगम के लिए आकलन किया जा रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी शिक्षण अधिगम में केवल तभी संभव होगा जब शिक्षक अपनी पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करें, शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करें, शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ योजना को संपादित करें, शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रदायों को समझने में सहायता मिले। तो यहाँ पे ज्ञान का निर्माण किया जा रहा है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समूह कार्य के द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा। तो कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा? नियत कार्य, पेपर पेंसिल परीक्षण, श्रेणी मापनी रेटिंग स्केल, मौखिक प्रश्न। तो उपयुक्त कौन सा होगा आपका? श्रेणी मापनी रेटिंग स्केल थर्ड ऑप्शन आपका सबसे उपयुक्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे? बच्चों के अभिरुचि जगाने में, प्रकृति में समावेशी, मूल्य प्रभावी, केवल बाहर संचालित की जा सकती है। तो केवल वाला तो हमेशा ही आपका गलत होगा। ABC फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रियंका अपनी विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा? तो न्यूनतम प्रभाव आपको बताना है, न्यूनतम वाला तो चलिए देख लेते हैं। विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना, वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना, चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना, लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर एक मील की सैर पर जाना। तो देखिए पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है, इसलिए आपको ये वाला ऑप्शन सबसे न्यूनतम होगा कि लकड़ी के लट्ठों को भंडारण को दिखाना, एक मील की सैर पर ले जाना। इससे बच्चे क्या होंगे? पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो पहला है निरंकुश शैली, अनुज्ञात्मक शैली, समाकलित उपागम,
प्रक्रिया अभिमुखी उपागम। तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट होगा? तो इसका आपका सी और डी आपका सबसे उपयुक्त होगा। अधिगम छात्र केंद्रित उपागम कौन सा है? तो सी और डी यानी कि समाकलित उपागम, प्रक्रिया अभिमुखी उपागम, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे व्यवहार परक तंत्र का मूल एक भाग है। तो हमारे व्यवहार परक मूल का एक भाग कौन सा है? भावात्मक, संज्ञानात्मक, मनोगतिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों। तो फोर्थ ऑप्शन भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों होगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईबीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। तो कब उत्तम व्याख्या की जा सकती है? यह कई विषयों को समाकलित करता है, यह बाल केंद्रित है, यह अनुभवजन्य है, यह शिक्षण आधारित है। तो कौन सा आपका करेक्ट है? तो यह अनुभवजन्य होता है। प्रकृति का उत्तम व्याख्या क्या होती है? ईबीएस की प्रकृति का अनुभवजन्य होता है। तो केवल थर्ड वाला आपका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसमें केवल थर्ड वाला नहीं होगा, आपका ए बी सी तीनों ही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्दों विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। तो कौन सी पर्यावरण की व्याख्या करते हैं? वनस्पति जात और प्राणी जात। सेकेंड है जैविक एवं अजैविक। सी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक। डी है रचनात्मक एवं जिज्ञासु। तो इसमें आपको बताना है कौन सा आपका सही है। तो ए वनस्पति जात और प्राणी जात, बी जैविक और एवं अजैविक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक। ए बी सी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईबीएस के शिक्षण अधिगम परिक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभव से कक्षा के अनुभव को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। तो क्या सर्वाधिक संकेत करता है? पाठचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना, विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, विद्यार्थियों के स्तर के बाहर जाना। तो कौन सा आपका करेक्ट होगा? आपका पाठ्य पुस्तकों के क्षेत्र से बाहर जाना। पाठचर्या और पाठ्य पुस्तक में अंतर होता है। तो देखिए, पाठचर्या मतलब कि आपकी जो सारे किताबों के साथ साथ जो एक्टिविटी बच्चों को कराई जाती है वो भी उसमें शामिल होता है। और पाठ्य पुस्तक केवल जो है किताबी ज्ञान होता है। तो पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना ईबीएस शिक्षण अधिगम परिक्रम में सबसे उचित है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की ईबीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? तो विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना, विद्यार्थियों को अनुभव देना, विद्यार्थियों के प्रयोग कौशल को बेहतर बनाना, विद्यार्थियों के सामान्य जागरूकता को बेहतर बनाना। तो इसमें क्या किया जा रहा है? आपका विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के लिए अवसर दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें सर्वे करने और लिखने के लिए कहा जा रहा है, सीखने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईबीएस की प्रभावशाली युक्ति है? तो प्रभावशाली युक्ति कौन सी होगी? व्याख्यान, प्रायोगिक, भूमिका निर्वहन, प्रदर्शन। तो इसमें आपका प्रायोगिक, भूमिका निर्वहन और प्रदर्शन आपका दोनों ही प्रायोगिक और भूमिका निर्वहन एक ही चीज़ है। तो सेकेंड और थर्ड दोनों होगा इसमें आपका आंसर। तो सेकेंड और थर्ड दोनों ही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नए विषय सीखने हेतु ईबीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग किया होता है वह है। तो कौन सा उपयोग होता है? संप्रेत्य उपागम, प्रक्रिया उपागम, समाकलित उपागम, क्रियाकलाप उपागम। तो किस उपागम का सर्वाधिक विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है? समाकलित उपागम, प्रक्रिया उपागम। तो प्रक्रिया उपागम का उपयोग होता है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।